सीआरपीएफ की जलती गाड़ियां और बीजेपी के दफ्तर में लगी आग। ये तस्वीरें 24 सितंबर यानी आज लद्दाख की राजधानी लेह से आई हैं। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रदर्शन चल रहा था। ऐसे प्रदर्शन 2019 के बाद से कई बार हो चुके हैं। इस बार 14 दिन से चली थी एक भूख हड़ताल। मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और उसे संविधान की 6th शेड्यूल यानी छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इस भूख हड़ताल को लीड सोनम वांगचुक कर रहे थे। सोनम वांगचुक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। लद्दाख के लिए ये मांग वो लंबे समय से उठा रहे हैं। 14 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर थे, मगर 15वें दिन उनके समर्थक हिंसक हो गए। नेपाल में हुए तख्तापलट के बाद से सबको जेनजी प्रोटेस्ट, ये जो टर्म है वो पसंद आ गया है, ट्रेंडिंग भी है। सो लद्दाख के प्रोटेस्ट को भी जेनजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर आए हैं और हिंसक भी हुए हैं। पुलिस से झड़प हुई है, गाड़ियों में आग लगाई गई है, हिल काउंसिल की बिल्डिंग पर पत्थरबाजी हुई है और बीजेपी के दफ्तर को भी आग लगा दी गई है। प्रदर्शनकारी बीजेपी को चुनावी घोषणा पत्र की याद दिला रहे हैं, जिसमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की बात कही गई थी। हिंसक प्रदर्शनों के चलते सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। आज खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में बात इसी पर करेंगे कि लद्दाख में आज दिन भर क्या क्या हुआ है। ये भी बताएंगे कि प्रदर्शनकारी जिस 6th शेड्यूल या छठी अनुसूची की बात कर रहे हैं वो दरअसल क्या है। बात इस पर भी होगी कि बीजेपी ने आगजनी को लेकर सवाल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से क्यों पूछ लिया। इसके अलावा शो में बात करेंगे एक और आंदोलन की। ये प्रोटेस्ट भी छात्रों का ही है और एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का है। यूके SSSC का पेपर था 21 सितंबर को, मगर पेपर शुरू होने के कुछ ही देर बाद पेपर कथित तौर पर लीक हो गया। हजारों छात्र देहरादून, हल्द्वानी, गोपेश्वर में प्रदर्शन कर रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी की सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि इस पेपर को रद्द करके 1 महीने के अंदर फिर से परीक्षा करवाई जाए। इसी बीच पुष्कर सिंह धामी ने एक नया टर्म नकल जिहाद कॉइन कर दिया है, शायद इसलिए कि जिसे कथित तौर पर पेपर लीक का मास्टरमाइंड कहा गया है उसका नाम खालिद है। उत्तराखंड सरकार दावा करती है कि नकल विरोधी कानून राज्य में बहुत कड़ा है, तो पेपर लीक या नकल की घटनाएं क्यों हो रही हैं, सवाल ये भी है। बीजेपी के विधायकों ने, आयोग के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, तो छात्र दिन रात सड़कों पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ अपना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। खबरगांव की टीम ग्राउंड पर पहुंची, हमें वहां से क्या क्या पता चला, छात्रों ने क्या बताया, ये भी आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश पिछले 6 साल से स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा चुनाव हो गए, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री भी बन गए, मगर लद्दाख की मांग अभी भी जारी है और इसको लेकर समय समय पर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। 10 सितंबर को एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन शुरू किया था। भूख हड़ताल पर वो थे। ये अनशन 35 दिन तक चलना था। केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच 6 अक्टूबर को बातचीत का एक नया दौर भी शुरू होना है। इसमें ले एपेक्स बॉडी यानी LB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के सदस्य शामिल होंगे। आज क्या हुआ है ये जान लेते हैं। सोनम वांगचुक के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग लेह की सड़कों पर आए। कुछ युवाओं ने लेह हिल काउंसिल की इमारत पर पत्थरबाजी कर दी। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलाई। कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए जिसमें हिंसा भी देखी जा सकती है। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने लेह में जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है उस पर आग लगा दी। कुछ वीडियोस में यह भी देखा गया कि बीजेपी ऑफिस से झंडा हटाया भी गया है। सोनम वांगचुक ने इसके बाद वीडियो जारी किया, इसे जेनजी का प्रोटेस्ट बताया और कहा कि वो पिछले 5 साल से ये जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। आज जो हुआ है वो उनके गुस्से ही का नतीजा है। और क्या बोले हैं आप भी सुनिए। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस से आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद
की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे, कोई लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूंगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूंगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब जानते हैं सोनम वांगचुक की और प्रदर्शनकारियों की मांगे हैं क्या। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, उसके अनुसार वांगचुक की अगुवाई में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी 4 मांगे हैं। पहली मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरा है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरी मांग है कि कारगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाया जाए और चौथी मांग यह है कि सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती की जाए। मांगे पूरी ना होने की वजह से प्रदर्शनकारियों ने आज बंद का आह्वान भी किया था। इसी शटडाउन के दौरान हिंसा भड़की। अगर लद्दाख 6ठी अनुसूची में शामिल हो जाता है तब क्या होगा? ऐसा होने पर होगा यह कि लद्दाख की अलग तरह की स्वायत्तता होगी। संविधान का अनुच्छेद है 244(2) और 275(1), उसमें विशेष व्यवस्था दी गई है। जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा होने पर लद्दाख के पास ये विशेष अधिकार था। सोनम वांगचुक ने कहा है कि बीजेपी ने 2020 के लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में अपने घोषणा पत्र में 6ठी अनुसूची को लागू करने का वादा किया था, मगर वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। पूर्वोत्तर के कई राज्य ऐसे हैं, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम, जहां आज भी ये विशेष व्यवस्था लागू है। इसका फायदा होता यह है कि यहाँ इनका अपना प्रशासन होता है। इसे लागू होने के बाद खास इलाके में कामकाज को सामान्य बनाने के इरादे से स्वायत्त जिले भी बनाए जा सकते हैं। एक और मुद्दा यह भी है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा बची हुई है, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं है। पहले यहां से 4 MLA चुनकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जाते थे, लद्दाख का प्रतिनिधित्व करते थे। लोगों के आक्रोश का एक बड़ा कारण ये भी है। इनका आरोप यह है कि अब उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का कोई उचित माध्यम रह नहीं गया है। सरकार ने जितने वादे किए थे वो सभी बेदम साबित हुए हैं। कारगिल डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता हैं सज्जाद कारगिली। एक्स पर उन्होंने लिखा है कि लेह में जो कुछ भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लद्दाख जो कभी शांतिपूर्ण था, अब सरकार के केंद्र शासित प्रदेश बनाने के असफल प्रयोग के कारण हताशा और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है। सरकार पर जिम्मेदारी है बातचीत फिर से शुरू करे, समझदारी से काम ले और लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को बिना देर किए पूरा करे। मैं लोगों से शांतिपूर्ण और दृढ़ रहने की भी अपील करता हूं, ये एक्स पर उन्होंने लिखा। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला और PDP की चीफ महबूबा मुफ्ती दोनों ने ही इस प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं।
कहा है कि अगर लेह के लोग इतने गुस्से में हैं तो सोचिए कश्मीर का क्या हाल होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा है, लद्दाख को तो राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था, फिर भी उन्होंने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने पर उत्सव मनाया। अब सोचिए जम्मू कश्मीर में हम कितना विश्वासघात और निराश महसूस करते हैं जब राज्य का दर्जा देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, भले ही हमने इसे लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से मांगा है। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि अब समय आ गया है कि भारत सरकार 2019 के बाद से वास्तव में क्या बदला है इसका ईमानदारी से और पूरी तरह से मूल्यांकन करे। ये वीडियो कश्मीर घाटी से नहीं है जो अशांति का केंद्र माना जाता है, बल्कि लद्दाख के दिल से है जहां गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों और बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी है। लेह जो लंबे समय से अपने शांतिपूर्ण और संयमित विरोध प्रदर्शनों के लिए जाना जाता था, अब वहां हिंसक प्रदर्शनों की ओर परेशान करने वाला बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग धैर्य खो चुके हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वादों के पूरा न होने से निराश हैं। यह जरूरी है कि सरकार रोजमर्रा के संकट प्रबंधन से आगे बढ़े और इस असंतोष के मूल कारणों को तुरंत और पारदर्शी ढंग से संभाले। ये बात सही है कि सोनम वांगचुक ने भी 2019 में सरकार के फैसले का स्वागत किया था, मगर वो आरोप लगाते हैं कि सरकार की मंशा बदलने के पीछे एक गुट काम कर रहा है। 2024 में बीबीसी में एक रिपोर्ट छपी थी, उसके अनुसार सोनम वांगचुक ने कहा था ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार की मंशा बदलने के पीछे कोई लॉबी काम कर रही है। माना जा रहा है कि इसके पीछे उद्योगपति या माइनिंग गुट है। छठी अनुसूची में ऐसा भी नहीं है कि कोई यहां कुछ नहीं कर सकता। लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन पर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया है, बीजेपी ने सवाल पूछा है। आईटी सेल के मुखिया हैं अमित मालवीय, ट्वीट करके उन्होंने अपर लेह वार्ड के कांग्रेस काउंसलर फुत्सोंग सांजिंग सेपाक का जिक्र किया है। लिखा यह है कि लद्दाख में दंगा कराने वाला यह व्यक्ति फुत्सोंग स्टेंजिंग सेपाक है जो ऊपरी लेह वार्ड के कांग्रेस पार्षद हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से भीड़ को उकसाते और बीजेपी कार्यालय तथा हिल काउंसिल को निशाना बनाने वाली हिंसा में हिस्सा लेते देखा जा सकता है। क्या यही वो अशांति है जिसका राहुल गांधी सपना देख रहे हैं? ये सवाल उन्होंने पूछा है। इस पर सोनम वांगचुक से सवाल किया गया तो उनका जवाब आया। क्या उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। मुझे डायरेक्टली कितना असर है नहीं पता, मगर कल के दिन में बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगियां जताई इस बात पर कि जो देरी हुई और जो लोग अस्पताल में पहुंचे उनमें से एक कांग्रेस के काउंसिलर भी थे, मगर उनका भड़ास ये था कि उनके ही गांव के ये दोनों लोग थे जो अस्पताल पहुंचे, उनके गांव के ही लोग थे, तो वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। मगर मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाए। अब जानते हैं कि पक्ष विपक्ष के नेताओं के इस पर क्या बयान आए हैं इस पूरे मसले पर। हैं कि 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है वो लेह वालों ने भी नहीं माना और जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी नहीं माना। इस रियासत के 2 हिस्से कर दिए, लेह को अलग किया गया, उसको यूटी बनाया गया और जम्मू कश्मीर को भी यूटी बनाया गया। और वो ये वादा किया गया कि कुछ अरसे के बाद स्टेटहुड देंगे, लेकिन वो वापस नहीं आया। इलेक्शन भी हो गए, स्टेटहुड को नहीं बहाल किया। और साथ साथ लेह वालों की भी शिकायत ये थी कि वो भी चाहते हैं कि उनको भी लेजिस्लेशन हो, उनका भी जो क्या नाम है सिस्टम है वो बाज़ाब्ता डेमोक्रेटिक से चले। मगर बदकिस्मती यह है कि उनकी भी बातचीत हुई, वो प्रोटेस्ट आज थोड़ा ही कर रहे हैं, प्रोटेस्ट तो काफी अरसे से वो कर रहे हैं। जब से स्टेट उनका यूनियन टेरिटरी बना तब से ही वो 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं और साथ ही वो कह रहे हैं कि उनको भी लेजिस्लेशन होना चाहिए, तो वो उन्होंने नहीं किया। अब वो फाइनली शायद उन्होंने उनका दफ्तर जला दिया। तो मुझे लगता है कि वो वायलेंस के ऊपर आ गए अब, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फैसला होना चाहिए था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया, तो हालात यहाँ पहुंच गए। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब चीज़ें करने का सभी को हक है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीका उसका रहता है। लेकिन आज का जो इंसिडेंट हुआ, कुछ लोग धरने वहाँ से निकलते हैं और पूरे इलाके में आग लगाना शुरू कर देंगे, और उसके 2-3 दिन पहले से ही ये साजिश चल रही थी। लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ की एजिटेशन की तुलना
यहाँ पर बांग्लादेश और नेपाल के साथ की जा रही थी। ये किस तरह का तरीका है? इसके पीछे की साजिश की बू आती है। लोगों को खराब करने का जो प्रयास किया जाता है अपने कुछ चंद मुफाद के कारण से, इस प्रकार का कोशिश की गई। एक शांत इलाका जो एक बड़ा सेंसिटिव इलाका है, बॉर्डर इलाका है, चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, उस इलाके में आज हालात इस किस्म से खराब हो गए हैं कि वहां पर तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। बीजेपी का दफ्तर जो है उन्होंने लोगों ने जला दिया। लोगों का गुस्सा है कि लोग, आप जमहूरियत में किसी को दबा के रख सकते हैं। जमहूरियत में बातचीत एक जरिया था कि हिंसा का कोई स्कोप नहीं है। देयर इज नो स्कोप ऑफ वायलेंस इन डेमोक्रेसी। जमहूरियत में जो है वो बातचीत, पीस, नेगोशिएशन, इसी पर काम चलता है। लेकिन जो वहां पर हिंसा को मजबूर किया गया है, क्या वजह हुई? वजह उनकी एक है कि कई सालों से जो है वही डिमांड कर रहे थे, जनाब हमारे को लैंड प्रोटेक्शन दीजिए, जनाब 6th शेड्यूल दीजिए, जनाब स्टेटहुड दीजिए। अब वो इन्होंने जबरदस्ती उनको यूटी बना दिया। वो कहते हैं ना बगैर मांगे, वो बैठे थे चुपचाप हमारे साथ, वो बिल्कुल आराम के साथ थे। वो उल्टा ऐसा कोई फैसला किया, उनको बना दिया उधर यूटी। अब उनको बर्दाश्त हो रहा है ना। अब ले वालों को ये फील हो रहा है, हीट फील हो रही है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, किस किस्म से ब्यूरोक्रेट सेटअप में आप नहीं जीत सकते हो जनाब। ये जमहूरी निजाम में जब चुनी हुई सरकार होती है, लोग उसमें एक राहत महसूस करते हैं, एक कुशन होता है। चुनी हुई सरकार, नुमाइंदा जो लोगों का होता है वो एक कुशन की तरह काम करता है। डायरेक्ट जब आप रूल करेंगे ब्यूरोक्रेसी के जरिए, तो आपको इस किस्म के नतायज देखने पड़ेंगे, और हम नहीं चाहते इस किस्म के नतायज जम्मू कश्मीर में भी। तो ये हम ले को एक एग्जाम्पल लेना चाहिए हमें। तो मैं तो अपील तो करूंगा, क्योंकि मेरा ले के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है, कई सारे हमारे लोग वहाँ पर दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे वहाँ काम करते हैं। तो मैं तो उनसे यही अपील करूंगा कि आप इस किस्म का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, शांति बना के रखें, क्योंकि हिंसा कोई मार्ग नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि लद्दाख में ऐसा प्रदर्शन हुआ हो। पिछले साल फरवरी में भी ऐसे ही प्रदर्शन हो चुके हैं और सोनम वांगचुक लंबे समय से इसको लेकर आवाज उठाते रहे हैं। लद्दाख में चल रहे इस प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है? आज जो हिंसा हुई उस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं एक और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की, जो पूर्ण राज्य का दर्जा या 6th शेड्यूल की लंबी चौड़ी मांग से जुड़ा नहीं है। बस एक छोटी सी मांग है कि ये छात्र जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो सही से करवा दे सरकार। पेपर लीक ना हो, नकल ना हो। बात हम कर रहे हैं उत्तराखंड की। 21 सितंबर को UKSSC उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का पेपर होना था। इसमें असिस्टेंट रिव्यू प्रोफेसर, पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी समेत ग्रेजुएट लेवल के कई छात्र पेपर देते हैं। ये पेपर सुबह 11 बजे शुरू हुआ और सिर्फ 35 मिनट बाद एग्जाम सेंटर के बाहर लीक हो गया। UKSSC के अध्यक्ष ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि पेपर के 3 सवाल ही बाहर आए हैं। इसको लेकर बेरोजगार संघ के नेतृत्व ने छात्रों के प्रदर्शन शुरू किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार से कई मांगे की। ये प्रदर्शन शुरू तो देहरादून से हुआ था, मगर हल्द्वानी, गोपेश्वर और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भी चल रहा है। इस प्रदर्शन में शामिल छात्रों का क्या कहना है, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए खबरगांव के साथी आकाश और मनोज ग्राउंड पर हैं। छात्रों ने उन्हें क्या बताया, आप भी सुनिए। मेरा नाम प्रफुल्ल जाड़ा है और मैंने अभी फर्स्ट टाइम UKSSC का जो स्नातक स्तरीय परीक्षा दी थी। और इसमें सिर्फ फर्स्ट ही टाइम अगर एक इन्होंने ऐसा कर दिया, और इससे पहले भी ऐसा होता आया है, और एक फिर आगे क्या भरोसा इनका कि ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात रही कि जैसे आपने वीडियो के माध्यम से अभी देखा होगा, जो हाकम सिंह जी है वो भी बोल रहे थे कि पहले हम 12 लाख रुपए लेते थे, तो जहाँ बच्चों से हम पैसे लेते और जहाँ बच्चों को निकालते। अभी हम कम बच्चों को निकाल रहे हैं कि मतलब कम बच्चों से हम पैसे ले रहे ताकि हम एक ही बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ना। मतलब हाकम सिंह तो सर इसमें एक मोहरा है। इसके पीछे कितने हाकम सिंह है बैठे हुए बड़े बड़े। पहले भी हाकम सिंह एक बार जेल गया, फिर उसके बाद तुरंत बाहर निकल गया। ऐसे मतलब उसके पीछे ऐसा कौन सा राजनीतिक पहलू है जो एक तुरंत बाहर निकल जाता है। अभी नकल विरोधी कानून आया है वो प्रेजेंट टाइम में, तो उसमें 1 करोड़ रुपए जुर्माना नकल करवाने वाले को भी और नकल करने वाले को भी, और साथ में 10 साल की जेल। अब ये कि उनको 10 साल की जेल होती है कि नहीं होती है, ये भी हमें देखना है, और उस पर पालन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी अगर नकल माफिया पकड़े गए हैं राज्य में, तो उनको एक ही उसका पालन भी होना चाहिए, नकल विरोधी जो कानून है, और साथ साथ में इनके 10 साल क्या उनको एक ही उम्र क्या रखो। मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि आप पहली बार भर्ती परीक्षा में बैठे थे, कि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप तैयारी करते हैं भर्ती परीक्षाओं की कि सरकारी नौकरी लग जाए और लाइफ सेट हो जाए। फिर आप परीक्षा में बैठते हैं और आपको पता चलता है कि भाई जिस परीक्षा के लिए आपने इतनी तैयारी की थी उसका पेपर लीक हो गया है ना, और अब प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं आपकी पेपर रद्द किया जाए। मेंटली ये क्या असर डालता है कि भाई इतना मेहनत करके तैयारी की
और कहाँ तक परीक्षा देने के बाद आके घर पे आंसर शीट मिलाना चाहिए था OMR से कि कितने सही करके आए, उसके बजाय आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। सर जैसे आप बता रहे हैं अभी मैं आपको अब अगर रियलिटी बताऊं, मेरा एक दोस्त है वो 2019 से तैयारी कर रहा, वो मुझे बार बार बोलता है कि अभी तू छोटा है, तेरी एज कम है, तो वो एक वो मुझे बताता है कई बार, तो वो बोलता है कि मैंने भाई ऐसा हुआ मेरे साथ वैसा हुआ, फिर भी मेरे 2-4 नंबर से रुक जा रहा। तो सर एक बार उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो सुसाइड करने को तैयार हो गया था। उसने बोला भाई मेरे माइंड में ऐसे थॉट आ रहा है कि मैं सुसाइड कर दूँ कि कैसा वैसा। सर अगर उस दिन सुसाइड कर देता, अगर उसने मुझे कॉल नहीं करता, मैं उसको मोटिवेट नहीं करता, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आप ये बताओ पहले। अगर वो सुसाइड कर देता उस दिन तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? उसके घर वाले रोते, उसके लिए सब रोते, और एक इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? पहले आप ही बताओ सर। अब एक बार बार जब ऐसा ये चीज़ दोहराई जा रही है, उससे एक कि इंसान का एक मेंटली भी, जैसे मैंने अभी जैसे मेरा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के दौरान मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैंने एक दवाई तक नहीं खाई। मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, मैंने जब तक पेपर नहीं होता तब तक बाकी सब कुछ त्याग दो। हम अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि हमारे घर वाले, हम अपने घर वालों को आगे देख के ये कर रहे हैं कि हाँ हमारे घर वाले आगे, उनको देखना है। अगर आज हम उनके लिए नहीं सोचेंगे तो कल के दिन कौन सोचेगा? क्या करते हैं भाई आपके माता पिता? मेरे पापा सर ये कि बड़कोटी में होटल है, और ये कि छोटा सा चाय पानी का होटल है, बाकी कुछ नहीं। पेपर लीक करने का आरोप खालिद नाम के शख्स पर लगा है। पुलिस जांच में इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि खालिद परीक्षा केंद्र में ही था, मोबाइल के साथ अंदर घुसा था, उसी मोबाइल से उसने क्वेश्चन पेपर की फोटो ली और अपनी बहन साबिया को भेजी। जो खालिद है वो दरवाजे के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। इसी टेबल पर क्वेश्चन पेपर की फोटो ली गई और बाहर भेजी गई। खालिद परीक्षा समाप्त होने के बाद घर आया और जब उसने इंटरनेट पर देखा कि पेपर लीक होने की बात है तो वो फोन लेकर फरार हो गया। ये खबरों में बताया गया है। हरिद्वार के बहादुरपुर जट गांव में आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज में सेंटर था जहां खालिद ने पेपर दिया था। वो बैठा था रूम नंबर 9 में। अब खबरों में बताया यह गया है कि जिस रूम में वो बैठा था वहां जैमर नहीं लगा था। पुलिस का जैमर को लेकर भी एक बयान आया है जिसे सुना जाना चाहिए। सर में टोटल 18 रूम्स थे जो इंगेज थे और उसमें 15 जैमर थे। तो कुछ ऐसा होता है कि जो जैमर की रेंज है वो 10 मीटर है, 15 मीटर है, तो बीच में किसी रूम को छोड़कर वो लगा रहे थे। जैसे कि 9 नंबर उन्होंने छोड़ दिया जो कि जिसमें कि खालिद बैठा हुआ था, वो छूटा है। वो किस वजह से छूटा है इसलिए वो हमारे संदिग्ध के घेरे में है, इसीलिए अभी सबसे पूछताछ। अब आरोपी का नाम खालिद है तो उत्तराखंड के सीएम ने इसमें एक नया शब्द खोज लिया, नकल जिहाद। आज उन्होंने क्या बयान दिया है आप भी सुनिए। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम गारंटी नहीं करेंगे। इस पूरे मसले पर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तो मची ही है क्योंकि नकल विरोधी कानून का दम भरने वाली सरकार पेपर लीक को रोकने में असमर्थ साबित हो रही है। तो सवाल तो उठेंगे। पक्ष विपक्ष के नेताओं के क्या बयान आए हैं आप भी सुनिए। सरकार की और अधिकारियों की मिले भगत से पेपर लीक हो रहा है और ये उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नकल कानून बना लेकिन उस कानून की ध्वजें ही सरकार में बैठे लोग उड़ा रहे हैं। एक भी पेपर लीक ऐसा नहीं हुआ है जो जिसमें भाजपा का नाम सम्मिलित न हुआ हो। चाहे हकम सिंह हो, चाहे रुड़की का विधायक, रुड़की का मंडल अध्यक्ष हो भाजपा। ऐसा क्या हो गया? हर अपराध में भाजपा भाजपा भाजपा। ये अपराधियों की पार्टी हो गई, पेपर लीक करने वाली पार्टी हो गई। और मैंने तो अब नारा दिया जैसे था ना, वोट चोर गदी छोड़, पेपर चोर गदी छोड़। देखिए ये यूके SSSC का जो कल एग्जाम हुआ था और उसमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी आई है, जिसमें एक एग्जाम पेपर के कुछ प्रश्न वो सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट हुए हैं एग्जाम शुरू होने के बाद ये घटना हुई है। इसमें मैं सरकार का रुख बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं, चाहे वो सरकारी लोग हों, गैर सरकारी लोग हों या परीक्षार्थी हों, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटना जब से हमारा नकल विरोधी कानून आया है, इस तरह की ये पहली घटना सामने आई है और इसमें जो कार्रवाई, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी वो एक उदाहरण के तौर पे होगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना करने के बारे में कोई सोचे ना और इस तरह की कोई हिम्मत न कर सके।
ये सरकार का रुख है और हम इसमें जल्द से जल्द सारी चीजों का खुलासा करते हुए एक सख्त कार्रवाई करेंगे। कुल षड्यंत्रकारी तत्व चीजों में बिगड़ डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे बताते खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही इसकी जांच के आदेश दिए हैं और उसमें कुछ लोगों को की अरेस्टिंग भी हुई है और कुछ जो उसके मुख्य जो आरोपी हैं, मुझे लगता है सायंकाल तक सबकी अरेस्टिंग होगी और ऐसी सजा उनको मिलेगी कि उनकी 3 पीढ़ियां याद करेंगी। ये नज़ीर के रूप में रहेगा इस प्रदेश के अंदर जहां नकल विहीन परीक्षाओं का एक केंद्र माध्यम रहा है। पिछले लगभग पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री के 25,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां हमारे द्वारा दी गई हैं और इस पहल को मैं आगे बढ़ाएंगे। 11:30 बजे पेपर के कुछ पन्ने बाहर आते हैं, जिस महिला पे पहुँचते हैं वो महिला पुलिस पर न जाकर ऐसे व्यक्ति के पास चली जाती है जो उसका सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति से संबंधित विषय था, पेपर भले ही बाहर आया हो, रिजल्ट अंदर नहीं गया है, जांच हो रही है। जिस केंद्र का विषय है उस केंद्र के बारे में सरकार निर्णय लेगी और जो इसमें अपराधी पकड़े जाएंगे उनको सजा मिलेगी जो प्रावधान के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत जो नीति है। ये प्रदर्शन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लीडरशिप में चल रहा है। कल यानी 23 सितंबर को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं राम कंडवाल और उपाध्यक्ष हैं सुरेश सिंह छात्रों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वो मिले। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से ठोस आश्वासन न मिलने के कारण बेरोजगारों का आंदोलन जारी रहेगा। मांगे उनकी क्या क्या हैं? पहली नंबर की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हुई हैं उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। दूसरा है कि परीक्षा को तत्काल निरस्त करके 1 महीने में फिर से पेपर करवाया जाए। तीसरी मांग यह है कि यूके SSS के अध्यक्ष तत्काल इस्तीफा दे दें और आरक्षी भर्ती नियमावली को तत्काल संशोधित किया जाए। ये चौथी मांग है। अब सवाल कई हैं। एक एग्जाम सेंटर के अंदर कोई मोबाइल लेकर कैसे घुस गया? 18 में से सिर्फ 3 में जैमर क्यों नहीं लगाए गए थे? क्या खालिद या उसकी बहन के अलावा भी इस कथित पेपर लीक में कोई और शामिल है? और ये भी कि सरकार इसे पेपर लीक मानकर पेपर रद्द क्यों नहीं कर रही है, जो कि छात्रों की मांग है। छात्रों के इस प्रदर्शन पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप यूके SSS का एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी दिक्कत शेयर कीजिए, हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज के खबरगांव समाचार में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम सत्यम है। कैमरे के पीछे इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था निवेदिता ने। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।